नमस्कार। सुर्खियों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संयुक्ता बैनर्जी। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू हुए 3 साल हो रहे हैं। इसकी अब तक की प्रगति और उसके सफल कार्यान्वयन को आंकने की कोशिश आज हम करेंगे हमारे इस कार्यक्रम के जरिए। और हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार मयंक चतुर्वेदी जी। मयंक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। जी धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मयंक जी, सबसे पहले तो जब कोई पॉलिसी लाई जाती है, बनाई जाती है, तो उसकी ज़रूरत महसूस की जाती है, इसीलिए उस पॉलिसी को बनाया जाता है। ऐसे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की ज़रूरत हमें क्यों थी और किन उद्देश्यों को लेकर ये नीति, ये पॉलिसी बनाई गई? देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हम लोगों के सामने आई 2019 में जी। और 20 में लागू हुई। और हम सभी जानते हैं कि जो इसरो के पूर्व अध्यक्ष रहे, प्रमुख रहे, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जी, उनकी अध्यक्षता में एक समिति गठित होती है, भारत सरकार ने ये की, और वो 3 साल अपना काम करती है 2017 से 2019 में। और 3 सालों के बाद अपना जो शोध डॉक्यूमेंट जो उनके तैयार होते हैं वो प्रस्तुत करती है भारत सरकार को, और ये फिर 2020 में लागू होती है, जिसको हम NEP शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। वस्तुतः स्वतंत्रता के बाद जो भारत का स्व है वह स्व कहीं गायब हो गया था। भारत के अंदर अगर आप देखें तो कानून अगर लागू थे तो वो कानून जो है वह पूरे के पूरे ब्रिटेन के कानून थे। हमारे यहाँ जो IPC की धाराएं चलती हैं हम सभी जानते हैं कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की धाराएं हैं। उसके बाद अगर आप एजुकेशन की बात करेंगे तो कलकत्ता जो विश्वविद्यालय था, कलकत्ता विश्वविद्यालय से जो प्रथम एजुकेशन पॉलिसी जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाई थी, उसी ब्रिटिश गवर्नमेंट की एजुकेशन पॉलिसी धीरे धीरे आज़ाद स्वतंत्र भारत में भी हमको देखने को मिलती है 47 के बाद। तब यहाँ के जो लोग थे उन्होंने कहा कि भाई ये तो हम अनुसरण कर रहे हैं। देखिए, जो मनोवैज्ञानिकता के स्तर पर आप देखेंगे तो जो चाइल्ड यानी जो बच्चा है वो जिसमें स्वप्न देखता है, जिस भाषा में, वो उसकी अपनी मातृभाषा होती है। निश्चित तौर पर उसका जो मौलिक चिंतन होगा वो मौलिक चिंतन जिसमें वो स्वप्न देखता है अपनी मातृभाषा में, उस मातृभाषा में होगा। वो नैसर्गिक है, स्वाभाविक है। तो क्यों भाई उसको ये अवसर नहीं मिलना चाहिए कि वो शोध के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में अगर वो कार्य करना चाहता है, जितना बेहतर वो अपनी मौलिकता अपनी मातृभाषा में प्रदर्शित कर सकता है, क्या वो किसी अन्य भाषा को सीखकर उसमें कर सकता है? क्योंकि जो मौलिक चिंतन है, मौलिक विचार है, जो स्वतः एकदम प्रकट होते हैं, तो वो जो है आपकी मातृभाषा में होते हैं। तो ये मांग पहली बार नहीं थी, लंबे समय से भारत की शिक्षा नीति अपनी हो। भारत अब स्वतंत्र हो गया है। इसका स्व से बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, स्व से स्वाभिमान है, स्व से स्वावलंबन है, स्व जो है स्व से स्वयं का जो है उद्घोष है कि मैं कौन हूँ, मुझे मेरे को जानना है, तो मैं मेरी भाषा में ज़्यादा बेहतर जानूंगा। इसलिए ये जो है पॉलिसी आई है, और इसके अंदर खास तौर से अगर आप देखेंगे तो त्रिभाषा फार्मूला है। आप अपनी क्या कहते हैं, जो भाषा है मातृभाषा, उसको रख सकते हैं, आप राष्ट्रीय भाषा को ले सकते हैं, साथ में किसी भी विदेशी भाषा जो आपकी पसंद की भाषा है उसका आप उपयोग कर सकते हैं। तो ये त्रिस्तरीय भाषा फार्मूला आया। फिर इसमें आया कि भाई एक और बड़ा पॉइंट है, आप कितने लोगों को रोजगार दे सकते हैं। अगर आप डाटा देखें तो 100 करोड़ लोग अगर हैं तो कोई भी सरकार 3% से ज़्यादा लोगों को रोजगार नहीं दे सकती। उदाहरण के तौर पर अगर 100 करोड़ की किसी देश की आबादी जनसंख्या है तो 3 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा सरकारी। यदि 100 लाख लोग हैं तो 3 लाख लोगों को कुल मिला के उसमें से रोजगार मिलेगा। तो हमारे देश की जो जनसंख्या है हम सभी जानते हैं, अभी एक नया डाटा भी आया है और ये बात उसमें सिद्ध हो गई है कि चाइना को हमने पीछे छोड़ दिया है। अब आप मुझे बताएं कि चाइना का जो क्षेत्रफल है, चाइना के पास जो पर्यावरण की जो अकूत जो संपत्ति है, विविधता है, वो भारत से दुगने से ज्यादा है। भारत से क्षेत्रफल में चाइना दुगने से बड़ा है। और उस हमारे पास क्षेत्रफल की सीमितता धीरे धीरे हो रही है। हमारी जो जनसंख्या है वो लगातार बढ़ रही है और हम दुनिया के आज के समय में सबसे बड़े जनसंख्या वाले देश हैं। तो आप मुझे बताइए कि भारत सरकार
कितने लोगों को रोजगार दे सकती है। तो भारत सरकार अगर 150 करोड़ की जनसंख्या है तो 150 करोड़ में से केवल और केवल 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार दे सकती है। तो जो बड़ा डाटा है उनके लिए रोजगार का क्या। तो अभी ये नई जो पॉलिसी है उसमें ये ध्यान रखा गया है कि कक्षा 6 से आप है ना स्किल डेवलपमेंट की तरफ बच्चों को आप लेकर जाएंगे। मान लीजिए किसी की खेल में रुचि है, किसी की कला संस्कृति में है, किसी की नाटक में है, किसी की अन्य किसी और में है, संगीत में है, तो वो कक्षा 6 से बच्चा अपने लिए ये चुनाव कर सकता है कि उसके लिए उसका भविष्य उसमें क्या होगा। आपको बताएं कि प्राचीन भारत में हमारे यहाँ जो संस्कार होते हैं 16 संस्कार होते थे, अभी तो हमारे घरों में नहीं होते हैं, किसी किसी परंपरागत कोई परिवार है उसमें होते हैं, यज्ञोपवीत संस्कार इत्यादि सब होते हैं। तो उनमें एक संस्कार होता है, वो होता है आपकी चॉइस का संस्कार। आपको है ना खुला छोड़ देते हैं बच्चे को, और बहुत सारी उसमें क्या होता है कि सामग्री रख देते हैं और वो बच्चा खुद अपने से जाके एक पर्टिकुलर एक वस्तु को उठाता है, और जिस वस्तु को वो उठाता है ये माना जाता है कि इस बच्चे को उसी क्षेत्र में हमने भेजना है, क्योंकि इसकी मौलिकता, इसकी रुचि का विषय ये है। जो मौलिकता बच्चे की है वो तो है ही, उसकी जो रुचि है वो तो है ही। तो कक्षा 6वीं से कक्षा 12वीं तक, और आपको मैं इसमें बताऊं कि जो एजुकेशन पॉलिसी का है तो इसमें ऑनर्स कोर्स आया है, इसमें 4 साल की ग्रेजुएशन है, 5 साल के इसके अंदर आप पीजी करते हैं। यानी कि अगर आपने 4 साल का ग्रेजुएशन किया है तो 5वें साल में के लिए आपको केवल 1 साल की जो है एजुकेशन, मतलब 1 साल की पढ़ाई और करनी होगी, आपकी पीजी डिग्री पूरी हो जाएगी। तो कुल मिला के ये जो पूरा का पूरा अगर आप देखें एनईपी, तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे भाषा वाला मैंने आपको बताया, दूसरा बताया कक्षा 6 से बच्चे की जिसमें रुचि उस क्षेत्र में वो जाए और लगातार कार्य करे। इसके अलावा आपको मैं बताऊं, इसका जो पाठ्यक्रम है जो नए बन रहे हैं वो स्किल डेवलपमेंट आधारित बन रहे हैं। व्यक्ति के अंदर हमको स्वरोजगार की ओर उसको ले जाना है। भारत सरकार की जो एनईपी पर जो फोकस करने की जो दृष्टि है वो है फ्लेक्सिबल एजुकेशन, इनोवेशन, प्रैक्टिकल नॉलेज और उसके बाद अनुकूलन। ये जो बातें हैं ये एनईपी की मुख्य विशेषताओं के रूप में आप ले सकते हैं। और इसका जो उद्देश्य है, भारत सरकार इस नीति के माध्यम से आने वाले 10 सालों के अंदर भारत को जो है ज्ञान के क्षेत्र में, ज्ञान केवल बौद्धिक नहीं है, ज्ञान केवल फिजिकली नहीं है, संपूर्ण ज्ञान, जितनी कलाएं, अगर 64 कलाएं होती हैं तो उन 64 कलाओं में भारत जो है, हमारी जो जनसंख्या है, और आप और हम जानते हैं कि आगामी अभी 10 साल नहीं, आगामी अभी 20-25 साल भारत युवा रहने वाला है। तो इन युवाओं को हम रोजगार दे पाएं, इन युवाओं के अंदर वो ज्ञान आधारित जो स्किल डेवलपमेंट है वो पैदा कर पाएं, और जो भारत अभी अपन देख रहे हैं कि लगातार इकोनॉमिकली भारत की नई नई स्टार्टअप कंपनीज आ रही हैं, अलग अलग प्रयोग हो रहे हैं। हम दुनिया के अंदर बढ़ते हुए जो अर्थव्यवस्था की दृष्टि से बड़े देश हैं, हमारी आबादी बड़ी है, उसके बावजूद हम 4थे स्थान पर आ गए हैं। अभी तीसरी इकोनॉमी बनने की तैयारी में चल रहे हैं, फिर दूसरी हम बने, पहली हम बने, तो उसके लिए कौन बनाएगा। तो ये जो हमारे पास जब स्किल्स होंगे, हमारे पास क्षमतावान युवा होंगे, सामर्थ्य होगी, ज्ञान होगा हर व्यक्ति के अंदर, तो ही बनेंगे, नहीं तो बेरोजगार रहेंगे। तो ये जो नई शिक्षा पॉलिसी है, नई नीति है, इसका हेतु केवल इतना है कि हम अपने घरों में कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा, कोई भी विद्यार्थी जो है उसमें कुछ ना कुछ क्षमता विकसित कर पाए, योग्यता विकसित कर पाए। जी बिल्कुल। तो क्षमता, योग्यता विकसित हो पाए, भाषा की, विचारों की मौलिकता बरकरार रहे, रोजगार उन्मुखी हो, और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो लागू हो चुकी है और 3 साल इसके पूरे हो रहे हैं। हमारे संवाददाता ने भोपाल स्थित मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक करुणेश कुमार शुक्ल से भी इस बारे में बात की। उनके क्या विचार है वो भी आपको सुनाते हैं। जहाँ तक हमारे संस्थान की बात है, हमने इस शिक्षा नीति के तहत, जो कि इसका एक आयाम था कि मातृभाषा या लोकल लैंग्वेज में भी उनको शिक्षा प्रदान की जाए, जिससे कि सीखने में भाषा की कोई बाध्यता ना आए। इसके अंतर्गत हमने हिंदी भाषा में भी छात्रों को विकल्प दिया है
कि जो छात्र हिंदी भाषा में अध्ययन करना चाहते हैं या अपना परीक्षा देना चाहते हैं उनको ये विकल्प उपलब्ध रहेगा। साथ ही रोज़गार के लिए, हालांकि हमारे संस्थान में रोज़गार सबको मिल रहा है, फिर भी एक जो बेसिक हमारी आवश्यकता है कि हमारे छात्र रोज़गार देने वाले बने, रोज़गार का सृजन करें, न कि रोज़गार के लेने वाले बने, कि वो अपना और कुछ कई लोगों के लिए रोज़गार में अवसर मुहैया करें। इसके तहत हम लोगों ने एक लचीला पाठ्यक्रम शुरू किया है, जिसको हम फ्लेक्सिबल एकेडमिक प्रोग्राम, एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति का भी एक आयाम है। उसके तहत जो भी छात्र किसी विधा में अपना अंडर ग्रेजुएट की स्टडी कर रहे हैं, उनको साथ में ही दूसरे विषय के लिए भी विकल्प चुनने की स्वतंत्रता रहेगी। उदाहरण स्वरूप, जैसे अगर कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग का छात्र है तो वो कंप्यूटर साइंस में माइनर डिग्री ले सकता है कुछ क्रेडिट करके। तो इस तरह के विकल्प हमने छात्रों को दिए हैं। साथ ही जो मल्टीपल एंट्री और एग्ज़िट का था कि कभी छात्र छोड़ के जा सके और जब चाहे आ जाए, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया कुछ छात्र किन्हीं परिस्थिति बस तय समय में अपनी पढ़ाई नहीं पूरा कर पाते हैं। उसको पूरा करने के लिए हम लोगों ने उनको सुविधा देने के लिए ये विकल्प दिया है कि उनका एक क्रेडिट बैंक रहेगा, जिसको एकेडमिक क्रेडिट बैंक बोलते हैं, वो रहेगा। और जितना क्रेडिट वो अर्न कर लिए, किसी भी कारण से अगर पढ़ाई बीच में छोड़ना चाहते हैं तो जा सकते हैं और पुनः वापस आके बाकी के बचे क्रेडिट पूरा करके अपनी डिग्री को पूरा कर सकते हैं। या अगर किसी भी कारण से वो पूरा नहीं कर सकते हैं तो एक उनको एग्जिट ऑप्शन दिया जाएगा, जिससे उनको एक नीचे की डिग्री, जैसे हम डिग्री बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी देते हैं तो डिप्लोमा या की डिग्री दे सकते हैं। ऐसे ही मास्टर्स प्रोग्राम में भी किया गया है। इंडस्ट्री ओरिएंटेड प्रोग्राम या इंटर्नशिप एम्बेडेड प्रोग्राम, इसके तहत हालांकि हम टेक्निकल एजुकेशन में पहले भी छात्रों को अंतिम वर्ष में प्रोजेक्ट्स कराते हैं, लेकिन अब किया है कि उन प्रोजेक्ट को इंडस्ट्री ओरिएंटेड हो, कि 6 महीना कम से कम छात्र किसी भी इंडस्ट्री में जाए, वहाँ एक प्रोजेक्ट पे जो भी उसने 3.5 साल सीखा है वो उसको जाके वहाँ पे अप्लाई करे और इंडस्ट्री की प्रॉब्लम को लेके प्रोजेक्ट करे। एक मेंटर हमारा संस्थान का रहेगा और वहाँ इंडस्ट्री से भी ले सकता है। इस दौरान उसके जो कोर्सेज यहाँ पे कैंपस में रह के करता, उसके लिए हमने दूरस्थ शिक्षा का जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक नया आयाम भी है, उसमें स्वयं या NPTEL के माध्यम से वो छात्र वो सब्जेक्ट्स ले सकता है और एग्ज़ाम भी या तो उनका एग्ज़ाम दे सकता है या संस्थान जब भी एग्ज़ाम लेना होगा जब आके दे सकता है। तो इस दिशा में भी हमारा प्रयास जारी है। धन्यवाद। हमारे संवाददाता ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर KG सुरेश से भी इस बारे में बात की। वो आपको सुनाते हैं। मध्य प्रदेश ही नहीं अपितु पूरे देश में सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाले विश्वविद्यालयों में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल है। 2020 में ये नीति आई और हमने कोरोना के समय में इसकी तैयारी शुरू कर दी और हमने 2020-21 का जो सत्र है उसी से हमने 7 पाठ्यक्रमों से प्रारंभ किया और उसके बाद जो है हमने अब 3 और पाठ्यक्रम जोड़ दिए हैं। 10 पाठ्यक्रम जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत चलाया जा रहा है, जिसमें 4 ईयर UG प्रोग्राम यानी कि 4 वर्ष का होता है ये UG प्रोग्राम, जिसमें विद्यार्थी 1 वर्ष बाद जो है सर्टिफिकेट लेके छोड़ सकता है कोर्स, 2 वर्ष बाद जो है डिप्लोमा लेके छोड़ सकता है, तीसरे वर्ष में डिग्री मिलेगा और चौथे वर्ष में ऑनर्स या रिसर्च का डिग्री उसको मिलेगा। ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसके लागू होने से विद्यार्थी को जो बहुआयामी उसका जो व्यक्तित्व निर्माण है उस दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। आज जो व्यक्ति मेडिसिन पढ़ रहा है उसे म्यूज़िक पढ़ने का मौका मिल रहा है, जो व्यक्ति इंजीनियरिंग पढ़ रहा है उसे मोबाइल पत्रकारिता पढ़ने का मौका मिल रहा है। यही नहीं, हमारे अपने विश्वविद्यालय में NSS और NCC जो पहले शौकिया पढ़ा करते थे बच्चे, अब जो है उनको बतौर क्रेडिट दिया जाता है, जिसके चलते वो NCC और NSS में अगर वो ज्वाइन करते हैं तो उनको जो है उसके एवज़ में उनको उसका अध्ययन भी करना पड़ेगा और उसके एवज़ में उनको क्रेडिट्स मिलेगा। और ये क्रेडिट हम जो है एकेडमिक क्रेडिट बैंक है,
यानी कि कल को वो विद्यार्थी किसी और विश्वविद्यालय में या इसी विश्वविद्यालय में वापस आके अगर पढ़ना चाहता है तो उसको जो वो क्रेडिट है वो मिलेगा। यही नहीं, इस विश्वविद्यालय में हमने ये भी प्रयास किया है कि जो दो मूल उसके जो भाव है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के, एक है क्रिटिकल थिंकिंग और दूसरा है प्रॉब्लम सॉल्विंग। यानी कि आप क्रिटिकल थिंकिंग कैसे डेवलप कर सकते हैं एक व्यक्ति के अंदर, और उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग से समस्या का निदान कैसे हो सकता है, समाज में देश में जो समस्याएं हैं उसका निदान हमारा अध्ययन, हमारा शोध वो कैसे कर सकता है। शोध को बहुत महत्व मिला है, उनको जो है अवसर मिले, इस दिशा में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। मयंक जी, वापस हम आपका रुख करना चाहेंगे। हमने सुना कि किस तरह से एक बहुत बड़े प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक और एक बहुत बड़े पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति बता रहे हैं कि क्रियान्वयन किया जा रहा है और किस तरह से एक अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ा जा रहा है। लेकिन चुनौती भी तो है, तो चुनौतियां कौन कौन सी है, कौन सी मुख्य चुनौती आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में देख पा रहे हैं? देखिए, चुनौती अगर कुछ है तो देखिए, एक यहाँ पर कुछ छात्र संगठन रहे हैं। मुझे याद है कि एक छात्र संगठन यहाँ बड़ा फेमस रहा है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। तो विद्यार्थी परिषद की एक मांग रही, जो मुझे याद है उस समय मैं स्टूडेंट कवर करता था कवरेज की दृष्टि से, तो कहते थे कि शिक्षा प्रतिशत हो कितना, 10%। अभी अगर भारत का अगर आप एजुकेशन अगर जीडीपी खर्च देखेंगे या हमारी जो सरकारें, जो केंद्र सरकार या राज्य सरकारें अधिकतम जो खर्चा करती हैं वो 3 से 4%, अधिकतम 4.64% अभी जो है भारत सरकार जो है अपना बजट का खर्च करती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई छात्र संगठन है, और ये छात्र संगठन कोई आज का नहीं है, अभी ये छात्र संगठन अपना 75वां वर्ष मना रहा है। 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। और अगर कोई छात्र संगठन 75 सालों से लगातार विमर्श कर रहा है, लगातार चिंतन कर रहा है और भारत सरकार से ये मांग कर रहा है कि आप अपना जो है बजट है उसको शिक्षा के लिए 10% करें, और अगर भारत सरकार, मैं कहता हूं कि भाई ठीक है, आपको सीमाएं सुरक्षित करनी है, सब करना है, लेकिन अगर आपका एजुकेशन का बजट अगर नहीं होगा तो अच्छे स्किल्स कैसे आएंगे, अच्छे शोध कैसे होंगे। और अच्छे शोध के लिए तो भाई पैसा चाहिए, अच्छे अनुसंधान के लिए आपको संसाधन चाहिए, अच्छी बिल्डिंग चाहिए, अच्छे जो है प्रोफेसर चाहिए, टीचर चाहिए। हालांकि अभी जो नई शिक्षा नीति है, जो शिक्षा विभाग है, उसने यूजीसी के कई सारे जो नियम्स हैं उनमें है ना परिवर्तन किया है। और अभी जो सहायक प्राध्यापक या प्राध्यापक जो बनते हैं, इनके अलावा अलग अलग सेक्टर्स के जो विद्वान हैं, जो विशेषज्ञ हैं, उनको भी हायर एजुकेशन में ऐसे विद्या के लिए उनको हायर आप कर सकते हैं, एजुकेशन में आप उन्हें बुला सकते हैं, उनके लेक्चर्स करा सकते हैं, उनको कुछ टास्क दे सकते हैं। तो एक नया प्रयोग जो है अभी जो धर्मेंद्र प्रधान जी जो अभी मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, उनके द्वारा एक अच्छा एक सकारात्मक प्रयास ये हुआ है। किंतु सबसे बड़ी चुनौती जो हम देखते हैं तो वो ये है कि अभी इसके लिए सारी यूनिवर्सिटीज में इसके अनुसार जो इसका सिलेबस तैयार होना चाहिए, जो पाठ्यक्रम तैयार होना चाहिए, वो पाठ्यक्रम 2020 में इसके लागू होने के 3 साल पूरे होने पर आज तक भी ये तैयार नहीं हो पाया है। ये बड़ी चुनौती है भाई। 3 साल की पूरी यूनिवर्सिटीज के लिए, पूरे कॉलेजेस के लिए पर्याप्त हैं। आप महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में और स्कूलों में आप ठीक है, एनसीईआरटी ने अपना प्रयोग शुरू कर दिया है, एनसीईआरटी में बहुत सारी इसमें सफलता भी मिली है, लेकिन भारत में केवल एनसीईआरटी अकेला स्कूल शिक्षा बोर्ड नहीं है। भारत में जो है आज जो है 50 से ज़्यादा एजुकेशन बोर्ड चलते हैं। और जैसे आईसीएससी बोर्ड हो गया, अपना मध्य प्रदेश हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, अगर आप ऐसे देखेंगे तो 50 से ज़्यादा बोर्ड है। तो भाई उन्होंने नई शिक्षा नीति के अनुसार क्या अपना पाठ्यक्रम तैयार कर लिया? तो उसका उत्तर होगा कि पिछले 3 साल में सरकार के द्वारा लगातार जन जागृति प्रयास, सेमिनार, संगोष्ठी करने के बावजूद ये पिछले 3 साल में ना तो विश्वविद्यालय, ना महाविद्यालय और ना ही ये हमारे जितने ये जो अलग अलग जो राज्य हैं या जो बोर्ड हैं जितने, वो एनईपी के अनुसार अपना है ना पाठ्यक्रम तैयार नहीं कर पाए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक पाठ्यक्रम तैयार नहीं होगा, बच्चे में वो स्किल डेवलपमेंट कैसे पैदा होगा?
बच्चा कैसे एजुकेशन लेगा एनईपी की? बच्चा जब एनईपी की एजुकेशन ही नहीं लेगा तो फिर नई शिक्षा नीति लागू कब हुई? तो बड़ी चुनौती ये है कि सरकार, मुझे लगता है कि कोई गाइडलाइन या कोई निर्देश या सख्त निर्देश या एक नीति या एक तारीख कि इतने समय में हर किसी को अनिवार्य रूप से अपने यहाँ पाठ्यक्रम तैयार करना जरूरी है, अन्यथा उनकी मान्यता ही रद्द कर दी जाएगी। ऐसे कुछ कठोर बिल्कुल निर्णय सख्त अगर कार्रवाई हाँ, करने होंगे, कुछ कठोर नियम बनाने होंगे। अगर करती है तो आप मानिए ये बहुत जल्दी आएगा, अन्यथा मुझे लगता है कि अभी और 2-4 साल लग सकते हैं। बिल्कुल, बातचीत को हम जारी रखेंगे मयंक जी आपके साथ, लेकिन उससे पहले हमारे साथ भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के पूर्व महानिदेशक प्रोफेसर डॉक्टर संजय द्विवेदी जुड़ गए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लेकर उनके क्या विचार है, क्या राय है, आइए जानते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति नए भारत की आधारशिला रखने का काम करेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 3 विषयों को संबोधित करती है। अगर इसे हमें ढंग से समझना है तो हमें इसको देखना पड़ेगा कि पहली जो जोर दे रही है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, वो नैतिक शिक्षा पर दे रही है। अगर हम नैतिक मूल्यों पर आधारित समाज नहीं बनाते तो हमारा जीवन बहुत कठिन होने वाला है। दूसरा जोर नैतिक शिक्षा के साथ साथ इसका पर्यावरण की शिक्षा पर है। अगर पर्यावरण मजबूत होगा, पर्यावरण अच्छा होगा, प्रकृति के साथ हमारा संवाद होगा, प्रकृति के साथ एक हमारा रिश्ता विकसित होगा जो पूर्व में था, तो एक दुनिया सुंदर बनेगी, रहने लायक बनेगी और हमारी आने वाली पीढ़ियाँ उसका लाभ उठाएंगी। और तीसरा इसका बहुत बड़ा जोर है आत्मनिर्भरता पर, कौशल विकास पर। क्योंकि अगर हम कौशल युक्त होते हैं, कौशल विकास हमारा होता है, कुछ ना कुछ हम अपने ज्ञान के साथ सीखते हैं, तो हम कभी भूखे नहीं मर सकते। और आत्मनिर्भरता इस शिक्षा नीति का सबसे बड़ा संकल्प है। और मुझे लगता है कि यह शिक्षा नीति भारत को एक नए तरीके से व्याख्यायित करती, नए तरीके से देखती है। नए भारत के निर्माण के लिए इस शिक्षा नीति में जोर दिया गया है। भारतीय भाषाओं को महत्व देना, मातृभाषाओं को महत्व देना और इसके साथ साथ कौशल विकास को जोड़ करके काम करना। और जहाँ तक मीडिया एजुकेशन की बात है, मीडिया एजुकेशन तो कौशल विकास पर ही जोर देती है, क्योंकि मीडिया की जो शिक्षा है वह कुछ सीखने पर जोर देती है। आप एडिटिंग सीखते हैं, आप रिपोर्टिंग सीखते हैं, आप ट्रांसलेशन सीखते हैं, आप मतलब मीडिया की किसी भी कम्युनिकेशन की किसी विधा को आप सीख जाते हैं तो आप भूखे नहीं मर सकते। बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहता हूँ। इसलिए जो मीडिया एजुकेशन है उसका पूरा का पूरा जोर आत्मनिर्भरता पर है और इसलिए मीडिया शिक्षा को एक नए तरीके से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें अब आत्मनिर्भरता शब्द छिप गया है। पहले क्या होता था कि हम सैद्धांतिक पढ़ाई पे बहुत जोर देते थे, हमें सिद्धांत पता होते थे, हमें रटने का काफ़ी हमारा अभ्यास था, तो रट करके तो हम काफ़ी आगे थे, रटने में चीज़ें हमें पता थी। पर जब करने की बात आती थी तो हम चूक जाया करते थे। मुझे लगता है कि नई शिक्षा नीति जो है वह रटने के बजाय आपको कुछ करने के लिए फोकस करती है, कुछ करने पे जोर देती है। जिस बात को गांधी जी बुनियादी शिक्षा में कहते थे, उसी बात को श्री नरेंद्र मोदी की जो सरकार है नई शिक्षा नीति लेकर के आई है, वह भी लगभग उसी बात पे जोर दे रही है कि आप पढ़ने के साथ कुछ सीखें भी। वहीं प्रोफेसर आशुतोष कुमार सिंह, निदेशक IIIT कैंपस मैनेट, क्या राय रखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लेकर, आइए आपको सुनवाते हैं। जैसे कि अभी हमारे यहाँ पूरी तरह से सिलेबस के रिवीजन का काम चल रहा है और उस सिलेबस के रिवीजन में हम कुछ नॉन क्रेडिट कोर्सेज जो दूसरे सब्जेक्ट्स के हैं उसको लाने का काम कर रहे हैं। जो एकेडमिक बैंक का जो एक अपना कंसेप्ट है कि विद्यार्थी आए, किसी भी कारण से अगर वो अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाता है तो कुछ कोर्स करके वो जा कर के बाद में अपनी शिक्षा आकर के पूरी कर सकता है। उसके लिए हम लोग एक एकेडमिक बैंक, क्रेडिट बैंक करके और उसको अभी लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। जो अपने शिक्षा में रोज़गार पाने की जो इच्छा है छात्रों की, उसको ध्यान में रखते हुए भी एक ऐसा माध्यम हम लोग डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें वो दूसरों को भी रोज़गार दे सके। उसके लिए जो आज इंडस्ट्री जो आईटी है, जैसे कि हमारे यहाँ तो सारे कोर्सेज कंप्यूटर आईटी से ही रिलेटेड हैं, तो उसमें आईटी में अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की सबसे कम ज़रूरत पड़ती है। आज उस तरह से 4-5 युवा एक साथ जुट करके अपने लैपटॉप पे, अपने उस पे करके कुछ सॉफ्टवेयर के स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। उसमें हम लोग कुछ अपना ट्रेनिंग का एक अवेयरनेस का कार्यक्रम चला रहे हैं। वो समाज के जो उसके आसपास की जो समस्याएं हैं उसमें भी अपना कुछ कंट्रीब्यूशन कर सके।
जैसे कि कोई ऐसा है कि जैसे बाढ़ के एरिया से आ रहा है, कोई सूखा के एरिया से आ रहा है, कुछ अलग अलग जहाँ पे समस्याएं हैं, उस तरह के जो है कोर्सेज हम लोग नॉन क्रेडिट में लाने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें कुछ लॉन्च कर रहे हैं जिसमें वो आकर के सीख सके। मयंक जी, वापस आपका रुख हम करना चाहेंगे। हमने देखा कि पिछले दिनों भोपाल स्थित मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में किस तरह से जो अलग अलग संस्थान हैं, विश्वविद्यालय हैं, वो इकट्ठे हुए और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन को लेकर वहां पर बातचीत हुई। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उसमें जो चिंतन था, सभी का चिंतन ये था कि हम कैसे जो है आने वाले दिनों में अपने वर्क फोर्स में लचीलापन ला सकते हैं, बच्चों में प्रैक्टिकल नॉलेज कैसे पैदा कर सकते हैं, इनोवेशन और उनकी आवश्यकता प्रायोगिकता को ध्यान में रखकर हम है ना अपनी एजुकेशन पॉलिसी को सरल और उसके लिए आवश्यक संसाधन कैसे जुटा सकते अपने बच्चों के लिए संसाधन उपलब्ध कराने हैं। वो संसाधन कैसे उपलब्ध होंगे और उसमें जो पढ़ाने वाले जो शिक्षक होंगे, क्योंकि निश्चित तौर पर उनकी भी तो ट्रेनिंग जरूरी है। बिल्कुल। जो पढ़ाने वाले हैं नई शिक्षा नीति में, हाँ। तो क्या उनकी ट्रेनिंग है, तो उनके वोकेशनल कोर्सेज के लिए कितनी तैयारी की ज़रूरत है और हम उस तैयारी को कितना कर पाए हैं, कितना अभी करना शेष है और कैसे करेंगे। तो खास तौर से ये पूरी जो संगोष्ठी थी, सेमिनार था, इन पे फोकस था, इन विषयों पर। और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में एनईपी लागू करके हम अपने शोध को, अपनी क्या कहते हैं, अपनी अनुसंधानात्मक, अपनी जो ज्ञान की जो प्रक्रिया है उसको कैसे प्रभावी बना सकते हैं, उसके जो टूल्स हो सकते हैं, उन टूल्स पर वहाँ पर चर्चा की गई है। बिल्कुल। तो इस बात पे कोई दो राय नहीं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिन उद्देश्यों को लेकर बनाई गई है, लागू की गई है, वे बेहद दूरगामी है। निश्चित तौर पे कुछ चुनौतियां हैं, लेकिन आने वाले समय में उन चुनौतियों से भी हम पार पा लेंगे। बहुत अच्छे सुझाव आपने दिए मयंक जी, और साथ ही साथ बहुत अच्छी जानकारी हमारे साथ साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो श्रोताओं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ हमारे इस खास कार्यक्रम सुर्खियों में जुड़ने के लिए। अगले सप्ताह फिर एक नए विषय पर, कोई ऐसा विषय जो उस वक्त सुर्खियों में होगा, उस पर बातचीत करेंगे और वो अंक आपके साथ साझा करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।